नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो 1 अक्टूबर 2020 से इनकम टैक्स के टीसीएस का जो नया प्रोविजन आया है, सेक्शन 2061H, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो उसकी किस तरह से कंप्लायंस करनी है, कैसे काटना है, कब काटना है, कितना काटना है और उसको किस तरह से कब जमा करवाना है, तो उस चीज के ऊपर पूरे 360 डिग्री हमने इस पे एनालिसिस किया है आपके लिए। और हमारे प्रोफेशनल बंदों को और अकाउंटेंट बंदों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, उसकी कोशिश करी हमने। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रोविजन जो है टीसीएस का ऑन सेल ऑफ गुड्स ये लागू हो चुका है। और इसके डिटेल एनालिसिस के लिए अपन पहले समझते हैं कि टीसीएस होता क्या है। तो टीसीएस मतलब क्या है सर, कि जब भी कोई सेलर कोई माल सेल करता है, कोई गुड सेल करता है, तो जो बायर है उससे वो अपना माल का पैसा तो लेगा ही, साथ में एक टीसीएस नाम का एक इनकम टैक्स का एक टैक्स है, वो भी वो बायर से कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का किसी बिजनेसमैन ने किसी को माल सेल किया, किसी कबाड़ी वाले को, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, और टीसीएस मान लो उस पर 1% है। ठीक है, तो ये आदमी जो फैक्ट्री वाला है, ये 10 हजार रुपए कलेक्ट करेगा किससे? बायर से। 10 लाख रुपए तो अपने माल के बदले, और 1% टीसीएस भी उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। तो टीसीएस ऐसा नहीं कि वो नया टैक्स है, ये एक तरह से मान लीजिए जो बायर है ना, उसी का एक एडवांस टैक्स है। उसी के पैन नंबर में आपने उससे पैसा कलेक्ट करके और पैन नंबर में उसके जमा करवा दिया। ठीक है, तो जब भी वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा, जब भी जो बायर है यहाँ पे वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, तब वो उसके जो टीसीएस उसने दिया है उसकी वो क्रेडिट ले सकता है। और अगर टैक्स नहीं बन रहा उसके, तो वो टीसीएस उसको रिफंड भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सा था। और अब अपन बात करते हैं सेक्शन 206C1 कैपिटल एच के बारे में, जो बात करता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो 1 अक्टूबर से ये लागू हुआ कि बेसिकली उन एंटरप्राइजेस पे, उन बिजनेसेस पे लागू है जिनका एनुअल टर्नओवर पिछले साल के अंदर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका सेल पिछले साल के अंदर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, सेल किसी भी तरह से हो सकती है, सेल ऑफ सर्विस भी यहाँ पे काउंट की जाएगी, सेल ऑफ गुड्स भी यहाँ पे काउंट की जाएगी, एग्जेम्प्टेड सेल भी काउंटेड की जाएगी। तो टोटल सेल आपकी जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें यह है कि जो बायर है आपका, सिंगल बायर, उसको आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचते हो, तो ये आपके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा। जैसे मान लो आपका टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर है, पहली कंडीशन तो है कि 10 करोड़ से ऊपर होगा तो ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन मान लीजिए आपका टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन आपके पास फुटकर क्लाइंट है जिनका में से किसी का भी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, तो भी आपको किसी पार्टी के टीसीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। अब जब ये पता चलता है कि हाँ मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और मेरा कोई पार्टीज है जिन पे 50 लाख का सेल में माल करता हूं उनको, तो फिर आपको टीसीएस काटना है। वो टीसीएस किस रेट से काटना है? अगर सामने वाले के पैन नंबर, अगर बायर के पैन नंबर अपने पास अवेलेबल है, तो 0.075%। ठीक है, 0.1% में भी वैसे तो जो फाइनेंस एक्ट आया था 2020 उसमें 0.1% था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको 0.075% कर दिया गया। और जहां पर पैन नंबर नहीं है सामने वाली पार्टी के, आपके पास बायर के पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको 1% ऑफ सेल अमाउंट आपको टीसीएस काटना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 1 करोड़ की किसी को सेल करते हो आप साल भर में, तो 0.075% मतलब 7,500 आपको मोटा मोटी काटना पड़ेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको, जो चीजें अपन ने देखी कि ठीक है 0.75% काटना है, 10 करोड़ से ऊपर काटना है, और 50 लाख पर्टिकुलर बायर एक फाइनेंशियल ईयर में है तो काटना है। अब कुछ सवाल है जो उठते हैं मन में जब इसको एप्लीकेबल अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि सर जो बिल आएगा वो उसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ होता है, तो जीएसटी वाले पोर्शन पे भी टीसीएस लगेगा या नहीं? तो दोस्तों ये
क्लियर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ये जो टीसीएस का प्रोविजन है ये रिसिप्ट पे है। जब आपके पास पैसा आता है तो उसके जब पैसा ही पूरा है जीएसटी के सहित आप कलेक्ट करोगे तो आपको जीएसटी वाले पोर्शन पे भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि सर जो टीसीएस है वो पूरे अमाउंट पे, जैसे मान लो किसी का 60 लाख का माल बेचा और 60 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो क्या पूरे 60 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना है या 10 लाख जो 50 लाख से ऊपर वैल्यू है, मतलब 10 लाख रुपए खाली उसी पे कलेक्ट करना है? तो यहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर रखा है कि जो 50 लाख से ऊपर का जो अमाउंट आया ना उसी पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। 50 लाख तक के अमाउंट पे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 70 लाख रुपए अगर किसी से आए हैं तो 20 लाख पे ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि इसकी 50 लाख लिमिट हुई है नहीं हुई, उसके लिए अपने को 1/4/2020 से अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको अपन एग्जांपल में और समझेंगे आगे जाके। और टीसीएस कब लगेगा? जब 50 लाख से ऊपर का अमाउंट 1/10 के बाद में रिसीव हो रहा है। कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आपके सामने स्क्रीन पे, जिसमें पहले दिया हुआ है सेल्स मेड टू अ बायर इज लेस देन 50 लाख अप टू 30/9। जैसे 30/9 तक इसको 35 लाख रुपए का माल बेचा और इससे 25 लाख रुपए आ चुके थे। अब अपन ने 1/10 या उसके बाद में 30 लाख रुपए का माल और बेच दिया, तो 30 और 35 65 लाख रुपए का माल गया। मतलब टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी अपने ऊपर आ जाती है। अब इससे जो पैसा आएगा 1/10 के बाद में वो कितना आएगा? 30 प्लस 35 लगभग 65 लाख रुपए। ठीक है, 30 प्लस 35 65 लाख रुपए। उसमें से 50 लाख पे आपको टीसीएस नहीं काटना, तो मोटा मोटी 15 लाख पे आपको टीसीएस काटना है 0.075% की दर से। ठीक है, तो ये एक पहला आपको सवाल था। दूसरे और है इसके अंदर। दूसरा ऐसा है कि सेल्स मेड टू अ बायर इज मोर देन 50 लाख। जैसे 30/9 तक आपने जो किया वो 65 लाख रुपए का किया और उसके बाद आपने अमाउंट रिसीव्ड अप टू 30 नवंबर 2020 को, तो 30 लाख रुपए आपको उस दौरान मिल जाते हैं। और उसके बाद इनवॉइस रेज्ड आपने 1/10 के बाद में कितने की इनवॉइस रेज की? 20 लाख रुपए की। तो उस केस में आपको 65 लाख की सेल आपने ऑलरेडी कर दी, 20 लाख की और कर दी, तो 65 और 20 कितने हुए? 85 लैक्स। 85 लैक्स में से आपको 30 लाख पहले मिल चुका, तो 85 लैक्स माइनस 30 लाख मतलब 50 लाख। ठीक है, तो 50 लाख अब मिलना आपको बाकी है, तो भी आपको टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपको 65 लाख प्लस 20 लाख जो सेल करी, तो ये हो गई 85 लैक्स की सेल। इसमें से 50 लाख की छूट है आपके लिए, तो 85 माइनस जो 50 लाख है उसमें आपको 35 लाख की के ऊपर ही आपको टीसीएस काटना रहेगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपको सेल जो 30/9 तक थी वो कितनी थी? 65 लाख रुपए की। अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ वो 55 लाख रुपए हो गया 30/9 तक ही। और इनवॉइस जो बाद में जनरेट की वो करी आपने 20 लाख रुपए की। तो टोटल सेल हो गई आपकी 65 प्लस 20 85 लैक्स। 85 में से जो 50 लाख है वो तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, प्लस ये चौकी 55 लाख रुपए पहले आ गए, 50 के ऊपर पहले आ चुके 55 लाख। तो आप 85 माइनस 55 मतलब 85 माइनस 55, तो मतलब 30 लाख पे ही आपको अब टीसीएस काटना रहेगा। तो तीसरा इस तरह का एग्जाम्पल है आपको, जो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको टीसीएस काटना है। जो अगर आपने पहले भी सेल कर रखी है तो वो 50 लाख की लिमिट में तो काउंट होगा, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड जितना आपको 1/10 के बाद में हुआ है उसी पे आपको टीसीएस काटना है 50 लाख की छूट देने के बाद। अब कुछ एक एग्जाम्पल है जिसमें यह है कि टीसीएस नहीं लगता है, क्लियरली मना है कि किन केस में टीसीएस नहीं लगेगा। तो पहला केस है अगर बायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लिजन कमीशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, या कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई नगर पालिका वगैरह है आपके आसपास, या पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया, कोई इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, बायर है, तो आपको टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, जब बायर उस खरीदे हुए माल पे टीडीएस काटने के लिए किसी सेक्शन के अंदर, मान लो 194C के अंदर कोई है, तो वो उसको काटना है टीडीएस यहाँ पे। तो जब बायर को टीडीएस काटना है ऑलरेडी, तो फिर टीसीएस लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो
क्योंकि टीडीएस की जो रेट्स है वो ऑलरेडी टीसीएस से काफी हायर है। अब अगला सवाल है कि टीसीएस जो काटेंगे, ये तो समझ में आ गया कि कब काटना है, अब काटेंगे कैसे, क्या प्रोसीजर रहेगा उसका। तो आपके पास दो रास्ते हैं टीसीएस काटने के। पहला रास्ता है कि आप इनवॉइस में ही चार्ज करें, जैसे कोई बिल बनाए तो 100 रुपए का बिल बनाया, 18% जीएसटी लगाया 118, और उस पर 0.075 की दर से आप उसमें बिल में ही वो अमाउंट जोड़ दे। लेकिन बिल में जोड़ने में क्या रहेगा कि आपको जो टीसीएस का जो सारे कैलकुलेशन रहेगी, इसमें आपको अक्रूवल बेसिस पे सारी चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पेबल और रिसीवेबल नाम से आपको अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे टीसीएस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दोनों को ही, जो सेलर और बायर, उनको दोनों को ही इस तरह से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और जब साल खत्म हो रहा है, जहां पे आपका ऊपर कोई टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आई है, तो वो रिवर्स भी करने पड़ेंगे आपको। तो ये थोड़ा सा देखने वाला मामला रहेगा कि इनवॉइस मोड में जो बनाना है वो थोड़ा सा रेगुलरली आपको वॉच करना पड़ेगा, इसमें गलती के चांसेस काफी रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा वाला मेथड अपनाते हो, डेबिट नोट वाला मेथड, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है कि जैसे ही रिसिप्ट उससे पेमेंट प्राप्त होता है, उसी टाइप से आप उसको एक डेबिट नोट इश्यू कर दो, तो दोनों के लिए ठीक रहेगा। रिसिप्ट वाले ने भी, जिसको पैसा मिला, उसने भी डेबिट नोट जारी कर दिया, अगले ने भी उसकी इनपुट क्लेम कर ली। तो यहाँ पे सेकंड वाला मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप ये डेबिट नोट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और अब है कि ये जो सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो सर पहला तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपने 10 नंबर लिया हुआ, अगर आपकी टीडीएस की रिटर्न ऑलरेडी जारी है, मतलब आपने 10 नंबर लिया हुआ है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा है कि कलेक्टिंग ऑफ टैक्स, जब भी आप किसी को माल बेचे 50 लाख रुपए से ऊपर का साल भर में, तो ये इंश्योर करें कि उससे माल के अलावा वो जो टीसीएस का पेमेंट है वो भी उससे कलेक्ट करे। तो इसी के लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार करें। टैक्स कलेक्ट करने के बाद जिस महीने में आपने ये टैक्स कलेक्ट किया है, टीसीएस आपने जो कलेक्ट किया है, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको ये पैसा जमा करवाना रहेगा गवर्नमेंट के अंदर, चालान नंबर 281 के अंदर, ठीक है। और ये जो आपने पर्टिकुलर क्वार्टर में कोई टीसीएस का था, तो इसकी जैसे टीडीएस की रिटर्न्स अपना फाइल करते हैं, उसी प्रकार से टीसीएस की रिटर्न्स भी फॉर्म 27 ईक्यू के अंदर अपने को फाइल करनी होगी क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। 3-3 महीने से, जैसे अप्रैल मई जून, जैसे 3 महीने का क्वार्टर हो गया, उसके आपको नेक्स्ट 15 दिन के अंदर, मतलब 15 जुलाई तक आपको ये 27 ईक्यू फाइल करना रहेगा। और जैसे आपने फाइल किया, उस फाइल के अंदर आप क्या बताओगे टीसीएस के अंदर कि मैंने इन पर्टिकुलर बायर्स को माल बेचा था और इनसे इतना इतना टीसीएस मैंने प्राप्त किया, इनके पैन नंबर ये है, ठीक है। और उसके बाद आप उनको एक सर्टिफिकेट भी दोगे टीसीएस का फॉर्म 27D के अंदर। तो वो कब तक देना है, सब वो इस टेबल में आपके लिए समझाई हुई है। फर्स्ट क्वार्टर के लिए 15 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की, और 30 जुलाई है टीसीएस के सर्टिफिकेट इश्यू करने की। तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको टीसीएस के सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हर बार 15 दिन का आप यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसी प्रकार से अगर मार्च वाला क्वार्टर है, तो वहां पे एक्स्ट्रा 1 महीना आपको मिला है। 15 मई तक आप इनको टीसीएस की रिटर्न फाइल करी जा सकती है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीसीएस सही तरीके से काम करे, सही तरीके से एप्लीकेबल है, तो आपको कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है। पहला स्टेप है कि आपको एप्लीकेबिलिटी देखनी है कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो मेरे ऊपर टीसीएस 206C1 कैपिटल एच की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। दूसरा है, उन कस्टमर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनका ऑलरेडी 50 लाख से ऊपर का माल जिनको सेल हो चुका है, या ऐसे पोटेंशियल कस्टमर है जिनको 50 लाख रुपए से ऊपर का माल सेल हो सकता है। तो उनको आइडेंटिफाई करें आप, और कोशिश करें कि उनको डेबिट नोट या फिर जो इनवॉइस मोड जो अभी आपने बताया, वो दोनों में से किसी एक मोड को आप सिलेक्ट करें, और उनसे जो टैक्स का अमाउंट है वो आप उनको इंटीमेट करें कि इतना अमाउंट आपका टीसीएस है। वो इंटीमेट कैसे होगा, जब आप डेबिट नोट दोगे या अपनी बिल में चार्ज करोगे। तो दोनों तरीके से उनको इंटीमेट किया जा सकता है, और उनसे कलेक्ट भी करना, उनसे पैसा
टीसीएस का कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अलग अलग लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी टीसीएस के लिए, और उसकी उस हिसाब से रिपोर्टिंग होगी। इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनेगा उसके अंदर एक टेली के अंदर किस तरह से टीसीएस की एंट्रीज आपको करनी है वो मैं पार्ट 2 के अंदर आपके लिए बनाने वाला हूं। इसके अलावा आपको एक चेकलिस्ट और एक प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें आपको टीसीएस जो काटना है वो किस तरह से काटना है, डेबिट नोट से काट रहे हो या इनवॉइस मोड से काट रहे हो तो वो एक प्रोसेस आपको फाइनल करना पड़ेगा। रिटर्न वगैरह टाइम से जमा करवाना है आपको 15 दिन के अंदर अंदर, क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है। सर्टिफिकेट आपको जारी करने हैं। तो ये सब चीजों का एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको ये काम करना रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी तरह की और भी अपडेट्स आप रेगुलरली हमारे से चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। हमारा काम पसंद आता है तो लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा कि इस वीडियो के अंदर और क्या क्या चीज़ें कवर की जा सकती है जो हम पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।